Dear students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the detailed structure of lysosome. आज मैं लाइसोसोम के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ. तो व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम है क्या? तो यदि हम लोग इसका डायग्राम देखें तो लाइसोसोम एक स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और यह सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है और इसके अंदर में पाया जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस. ये एंजाइम्स पाया जाता है. तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसा कि लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकुलर cell organelles rich in acid hydrolases. पूरा एसिड हाइड्रोलेज इसमें भरा होता है. लाइसोसोम्स वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय ए बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था C.D. डुबे. इन 1955 इन्होंने रैट लिवर सेल में इसको सबसे पहले देखा था. तो चूंकि लाइसोसोम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इसलिए थोड़ा हम लोगों को बैक से इसका स्टडी करना होगा कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है. तो मैं आपको बताऊं कि लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी. यह ह्यूमन आरबीसी में नहीं पाया जाता है. इट इज फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स एंड फ्यू प्लांट सेल्स. इन प्लांट सेल्स द लाइसोसोमल फंक्शन इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय स्फेरोसोम, एल्यूरोन, ग्रेन्स, वैक्यूल्स, etc. ये सब उसका काम करता है. तो मैं पहले आपको उसका ओरिजिन थोड़ा दिखाऊं कि सपोज दिस इज ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसी का एक्सटेंशन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम्स लगे होते हैं. दिस आर राइबोसोम्स. ये ग्रेनुलर फॉर्म में है, ये राइबोसोम्स. तो इसको चूंकि राइबोसोम है तो इसका फेस जो होता है वो रफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER. और यही RER में से जब राइबोसोम हट जाता है तो फिर उसी को हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स. दिस इज द रीजन दिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसी में बडिंग होता है. ये बडिंग करता है और बनाता है स्मॉल वेसिकल्स एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशनल वेसिकल्स. ट्रांजिशनल वेसिकल. और बहुत सारा ट्रांजिशनल वेसिकल्स अरेंज होता है और बनाता है गोल्गी सिस्टर्ना. ये है गोल्गी सिस्टर्ना. इसी तरह बहुत सारा गोल्गी सिस्टर्ना. सपोज करो कि ये गोल्गी सिस्टर्ना, इस तरह से गोल्गी सिस्टर्ना बनाता है. फिर गोल्गी सिस्टर्ना में दो फेस होते हैं. जिधर से बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और उसका जो अपोजिट साइड यानी कि कॉन्केव फेस जो है दिस इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेस. मैच्योरिंग फेस. क्योंकि मेरे को अभी केवल आपको लाइसोसोम पढ़ाना है, इसलिए मैं गोल्गी बॉडी के बारे में डिटेल यहां पर नहीं बताने जा रहा. होता क्या है कि इसके मैच्योरिंग फेस में बडिंग होता है और
इसी बर्ड में हाइड्रोलेज एंजाइम्स भरा होता है। क्योंकि गोल्गी बॉडी को बोला जाता है ये क्या है, एंजाइम्स को पूरा मॉडिफाई करता है, एंजाइम्स मॉडिफायर है, इट मॉडिफाई द एंजाइम्स। जिस तरह सेल को एंजाइम्स की जरूरत होती है उसी तरह का एंजाइम्स बनाकर पूरे सेल में स्प्रेड करता है ताकि सेलुलर एक्टिविटी मेंटेन रहे। तो यहां पर यह जो है दिस इज लाइसोसोम, इसी में जो बड़ा वेसिकल्स है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो यदि हम एक लाइसोसोम को देखें तो यहां पर आप देखिए कि जो इन आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी से बनता है लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के मैच्योरिंग फेज से होता है। यानी दिस इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। अब हम एक लाइसोसोम को देखें तो एक लाइसोसोम में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो एक लाइसोसोम चूंकि इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है या एक ही मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर में होता है हाइड्रोलेज एंजाइम, इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस, एसिड हाइड्रोलेजेस। और यह एसिड हाइड्रोलेजेस का जो पीएच है यह 4 to 5 और इसका जो पीएच मेंटेन होता है बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के पंपिंग से इसका पीएच हमेशा मेंटेन रहता है। यानी यदि मॉर्फोलॉजी इसका देखा जाए तो इनिशियली ऑल द लाइसोसोम्स आर राउंड इन शेप, बट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल फंक्शन इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है सेल टू सेल। तो इसमें जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ऑर्गेनेल्स बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। तो ये जो लाइसोसोम है इट इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स, या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है। अब मैं बताऊं कि इसके अंदर में 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। यानी एसिड हाइड्रोलेज का जो नंबर होता है नॉट 40, मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस आर फाउंड। लेकिन सभी एसिड हाइड्रोलेज एक ही लाइसोसोम में होगा ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लाइसोसोम हैं, किसी में 20 टाइप्स है, किसी में 30 टाइप्स है, लेकिन पूरे टाइप्स को यदि मिला दिया जाए तो करीब 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस आर फाउंड इन लाइसोसोम्स। अब है कि जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज रेजिस्टेंट टू द एंजाइम्स इनक्लोज्ड बाय इट। इसके द्वारा जो एसिड हाइड्रोलेज है ये जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल रेजिस्टेंट है, इस पर कोई इसका असर नहीं होता है। और इसमें कौन कौन सा एसिड हाइड्रोलेज है तो मैं आपको बताऊं कि अबाउट मोर देन 50 टाइप्स, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड हाइड्रोलेज है मैं उसका नाम लिख दूं आपको तो इसमें आता है न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस, लाइपेजेस, गैलेक्टोजेस, फॉस्फेटेज हो गया, सल्फेटेज एंड लाइसोजाइम। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स के ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया न्यूक्लियेजेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, लाइपेजेज, गैलेक्टोजेज, लाइसोजाइम, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एसिड हाइड्रोलेजेस। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको इसके नंबर के बारे में बताता हूं कि किस सेल में इसका नंबर कितना होता है। तो इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, यानी सभी सेल्स में लाइसोसोम का नंबर एक जैसा नहीं होता। द नंबर ऑफ लाइसोसोम इज डिपेंड ऑन द फैगोसाइटिक नेचर ऑफ सेल। जिस सेल का फैगोसाइटिक नेचर होता है, फैगोसाइटिक मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड, यानी इनगल्फिंग नेचर जिसका होता है,
उसमें इसका नंबर ज्यादा होता है। जैसे कौन कौन सा ऐसा सेल है जिसमें इसका नंबर ज्यादा होता है? तो सेल्स कंटेन्स एबंडेंट नंबर ऑफ द लाइसोसोम्स आर, कौन कौन सा सेल है? तो उसमें मैं आपको बताऊं कि ल्यूकोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, कूफर सेल्स एंड फेगोसाइट सेल्स, ये सब में एबंडेंट नंबर ऑफ, एक्सेस नंबर ऑफ लाइसोसोम पाया जाता है। इतना ही नहीं, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल होता है जिसको बोलता है एब्जॉर्प्टिव सेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसमें भी बहुत ज्यादा। किडनी सेल में जिसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है, द एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल आल्सो कंटेन्स मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम। नॉट ओनली दैट, इन केस ऑफ लीवर सेल है ना, जिसको सिक्रेटरी सेल भी बोलते हैं, दैट सेल इज आल्सो कंटेन्स मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम। तो इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसमें इसका नंबर बहुत ही कम होता है, जैसे इन केस ऑफ मसल सेल्स में इसका नंबर कम होता है। पेनक्रियाटिक एसिनर सेल में भी इसका नंबर बहुत ही कम होता है। तो दो तीन ऐसे सेल्स हैं जिसमें टाइप्स हैं, जैसे मसल सेल हो गया, पेनक्रियाटिक सेल हो गया, उसमें इसका नंबर बहुत कम होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है, तो जनरली द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज स्ट्रेंथेंड बाय कोलेस्टेरॉल, कॉर्टिसोन, हिपेरिन, ETC। ये सब क्या करता है? एंड एक और केमिकल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोथेजाइन। These are the chemicals which provide strength to the lysosomal membrane। ये सब जो है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि उसको स्टेबल करता है। तो जो स्ट्रक्चर, जो केमिकल्स इसके मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करे, स्ट्रेंथ दे, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। These are said to be membrane stabilizers because they provide strength to the lysosomal membrane। अब है क्या? एक्सेस ऑफ फैट सोलेबल विटामिन दो तरह का होता है, वाटर सोलेबल विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन। तो विटामिन के कई टाइप होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सोलेबल होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सोलेबल होते हैं। तो विटामिन A, B, E and K are said to be fat soluble vitamin, and vitamin B and C are said to be the water soluble vitamin। तो excess of fat soluble vitamins like vitamin A, B, E and K। दूसरा ले लो कि excess of स्टेरॉयड में, जैसे स्टेरॉयड हॉर्मोन्स है, तो इसमें ले लो आप एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो एक्सेस ऑफ फैट सोलेबल विटामिन, एक्सेस ऑफ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स एंड बाइल पिगमेंट मेक द मेम्ब्रेन फ्रेजाइल, यानी मेम्ब्रेन को वीक बनाता है। तो जो वीक बनाता है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेबलाइजर। तो मैंने बताया मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एंड मेम्ब्रेन लेबलाइजर। तो ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट
यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और इसको याद रखना चाहिए कि लाइसोसोम में कौन कौन सा केमिकल्स है जो मेम्ब्रेन लेवलाइजर का काम करता है, कौन स्टेबलाइजर का काम करता है। अब मैं एक चीज और बताऊं कि हमने बताया कि दिस मेम्ब्रेन इज रेजिस्टेंट टू द एंजाइम्स इनक्लोज्ड बाय इट। अब ये है एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब यहां साइटोप्लाज्म है, तो दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द एसिड हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। नहीं, बहुत थिन मेम्ब्रेन है, लेकिन यह यूजुअली जल्दी से डैमेज होता नहीं है। लेकिन यदि किसी कारण से यह डैमेज हो जाए तो इट रिलीज ऑल द एंजाइम्स एट ए टाइम। एक ही बार में सारा एंजाइम्स को यह रिलीज कर देगा। व्हाट विल बी हैपन? ऑटोलाइसिस टेक्स प्लेस। यानी क्या होगा कि जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, सारा सेलुलर ऑर्गेनेल्स का ही डाइजेशन होगा एंड सेल विल डाई। दिस इज द रीजन द लाइसोसोम इज सेड टू बी द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो यहां हम लोगों ने देखे कि वाई लाइसोसोम, क्वेश्चन आता है वाई लाइसोसोम इज कंसिडर्ड एज द सुसाइडल बैग। इसको क्यों सुसाइडल बैग कंसिडर किया गया? यही कारण है क्योंकि इसमें लाइसोजाइम है और इसके अंदर जो आपका लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम ऑल्सो हेल्प्स टू किल द माइक्रोब्स इफ प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल। यदि फूड वैक्यूल में बाहर से कोई माइक्रोब्स आता है तो उसको ये किल भी कर देता है। तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम? यदि लाइसोसोम का हम डिफरेंट फॉर्म्स देखें, इसको बोलते हैं लाइसोसोमल पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, लाइसोसोमल या लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसी को बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम तो ड्यूरिंग their functioning, the lysosome found in different morphological and physiological state. Typically, it is found in 4 different forms. इसको देखा गया 4 डिफरेंट फॉर्म में यह पाया जाता है। तो व्हाट आर दे? कौन कौन सा फॉर्म है लाइसोसोम का? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम में सबसे पहले है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को कई पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 हेटेरोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम एंड रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडीज, तो ये सब है टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम। अब मैं एक एक के बारे में आपको बता दूं तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज दिस इज सेल, ये सेल है एंड मैं इसमें न्यूक्लियस नहीं बना रहा, सीधे मैं इसको डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो आपको दिखा, क्योंकि ये बनता है मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्गी बॉडी से। तो मैं गोल्गी बॉडी से इसको आपका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है। तो गोल्गी बॉडी का ये सिस्टर्ना, ये सिस्टर्ना जो है ये कनकेव फेस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेस और कन्वेक्स फेस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, क्योंकि इधर से ये बनता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्ना अरेंज वन ऑफ द अदर एंड मेक ए स्टैक, और स्टैक बनाता है। तो यहां जो मैच्योरिंग फेस है तो इसी से जो लाइसोसोम बनता है, तो द लाइसोसोम्स डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द मैच्योरिंग फेस ऑफ सिस्टर्ना इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम।
यही प्राइमरी लाइसोसोम है, इसमें पूरा एसिड हाइड्रोलेज भरा हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब है कि बाहर से जब कोई फूड आता है, ये बाहर से फूड आ रहा तो इसको यह इनगल्फ करता है। तो इनगल्फिंग नेचर होता है किसका? ल्यूकोसाइट्स का होता है, हिस्टोसाइट्स का। चलिए इनगल्फिंग नेचर कैसे सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है? क्या? लाइसोसोम। मैंने पहले नंबर ऑफ लाइसोसोम आपको बताया था कि किसमें कितना ज्यादा होता है। अब यहां देख रहे हैं कि ये फूड यहां आ गया, चूंकि ये फूड सॉलिड है तो एक टर्म होता है फैगोसाइटोसिस। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा यह सॉलिड फूड को ट्रैप करता है और यह बनाता है फूड वैक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। अब ये फैगोसोम जैसे ही बनता है, अब इसके साइज पर, फूड के साइज पर डिपेंड करता है कि कितना, एक या दो लाइसोसोम उससे अटैच करेगा। तो ये लाइसोसोम के साथ या लाइसोसोम इस फूड से अटैच कर जाता है। सपोज ये लाइसोसोम इससे अटैच कर गया, ये है लाइसोसोम और ये है फैगोसोम। नाउ जब दोनों अटैच कर गया तो नाउ दिस इज सेड टू बी सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसी को जो प्राइमरी लाइसोसोम था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम आफ्टर अटैचिंग विद द फैगोसोम। फूड से अटैच करने के बाद, यानी फूड वैक्यूल से, ये फूड वैक्यूल है, दिस इज फूड वैक्यूल, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस दोनों के बीच में क्या होता है कि इसका ये जो मेम्ब्रेन है यहां से सारा थोड़ा डिसॉल्व करता है और सारा लाइसोसोम जितना इसको रिक्वायरमेंट होता उतना लाइसोसोमल एंजाइम्स इसमें जाता है। दिस इज विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है? डाइजेस्ट द फूड मटेरियल। एंड एक्चुअली यू हैव गुड आइडिया अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन इज ए हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस इन व्हिच द बिग एंड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो यह इसको बिल्कुल सिंपल, सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देता है। जब इसका डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो सिंपलर फॉर्म में है, अब यहां से डिफ्यूज करता है और फिर यह साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और साइटोप्लाज्म में जो स्प्रेडिंग होता है डाइजेस्टेड फूड का, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस, द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सारा फूड जो है, जो भी इसके डाइजेशन के बाद बनता है, पूरे साइटोप्लाज्म में यह बिखर जाता है और सेलुलर एक्टिविटी में इसका यूज होता है। अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सपोज करो कि दीज आर द पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड। तो जिस वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड है, अब इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल बॉडी। मैंने पहले बताया था आपको, आउट ऑफ हेट्रोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम एंड रेसिडुअल बॉडी। तो ये हेट्रोफैगोसोम है। क्यों? क्योंकि यह बाहर से आया, यह सेल का नहीं है। ये जो फूड है बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। क्योंकि यह सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है, सेल के बाहर से आया। तो ये हेट्रोफैगोसोम, इसको हम बोल भी सकते हैं हेट्रोफैगोसोम। अब ये हो गया रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड, दिस इज सेड विद द रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी है नहीं। अब बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, यह धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन से टच करता है और फिर यहां से यह सेल के बाहर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इस तरह से यह जो है डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसी तरह यदि लिक्विड फूड हो तो टेकिंग इन ऑफ लिक्विड फूड इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। जैसे यह सॉलिड फूड को लेगा, इसलिए इसको फैगोसोम भी बोलते हैं। अब ये पिनोसोम है, चूंकि लिक्विड फूड है, इसको बोलते हैं पिनोसोम। यानी यही पिनोसोम जिस तरह यह अटैच किया, उसी तरह यह भी अटैच करेगा और अटैच करके सिमिलर टाइप होता है। फिर डाइजेशन उसी तरह होगा और डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड स्प्रेड करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड रेसिडुअल बॉडी के रूप में एक्सोसाइटोसिस से बाहर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेट्रो, है नहीं, फेजी। तो ये हो गया आपको हेट्रोफैगोसोम। अब मैं बताता हूं ऑटोफैगोसोम। क्या होता है कि लाइसोसोम
सेल के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या कुछ डेड सेल्स होते हैं, कुछ डैमेज टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं। तो जो डैमेज सेल नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, अनवांटेड होते हैं, उसको क्या करता है, सपोज कीजिए कि यह कोई डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स, एक्चुअली होता क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स का लाइफ भी तो लिमिट है। जैसे आप लीवर में जाइए तो लीवर सेल्स का जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसका लाइफ ही होता है 5 to 6 डेज। तो 5 to 6 डेज के बाद वो डैमेज करेगा, तो डैमेज होने के बाद उसका डाइजेशन कौन करेगा? तो उसका भी डाइजेशन सेल के अंदर ऑटोफेगोसोम के द्वारा होगा। तो यह बनाता है, जैसे यह सेल का ही कोई ऑर्गेनेल्स है जो डैमेज हुआ है, डैमेज और डेड सेल ऑर्गेनेल्स, इसको एक स्मूथ मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर लिया जाता है। दिस इज सेट विद आइसोलेशन बॉडी, एंड दिस आइसोलेशन बॉडी, पहले आइसोलेशन इन्वेलप कहते हैं और यही आइसोलेशन इन्वेलप को बाद में आइसोलेशन बॉडी बोला जाता है। अब ये है डेड सेल ऑर्गेनेल्स। अब यही डेड सेल ऑर्गेनेल्स, अब इसके भी साइज पर डिपेंड करता है कि इसको डाइजेशन के लिए कितना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए। यदि कम चाहिए तो 1 या 2 लाइसोसोम्स आके, यदि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लाइसोसोम अटैच करता है। जैसे अब यहाँ मैं एक लाइसोसोमल वेसिकल ले लूँ जिसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, अब इससे अटैच कर गया। ये है वर्न आउट सेल भी बोल सकते हैं इसको, वर्न आउट सेल्स या डेड सेल ऑर्गेनेल्स, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, या इसको डेड सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। डेड सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर है। अब यहां लाइसोसोम आके इससे फ्यूज किया, तो लाइसोसोम फ्यूज किया। नाउ दिस इज सेट विद द सेकेंडरी लाइसोसोम, जिस तरह इसको सेकेंडरी लाइसोसोम, ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम, लेकिन इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम क्यों? इसलिए ऑटोफैगोसोम क्योंकि यह सेल का सेल्फ प्रोडक्ट, यह बाहर से नहीं आया, यह सेल का ही डेड रिमेन्स है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो मीन्स सेल्फ। तो सेल का अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल्स है, डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए इसको ऑटोफैगोसोम कहते हैं। फिर इससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के बाद फिर एक्जोसाइटोसिस के द्वारा यह अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड इसमें स्प्रेड कर जाता है। इस तरह से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम है अपना एक्टिविटी करता है। मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, वहां मैंने एक आपको छोड़ दिया था, दिस इज द क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, बट इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर का होता है। तो वो क्या करता है कि वह पीएच को बढ़ा देगा, कि जब जैसे ही वो मेम्ब्रेन में जाएगा तो पीएच को बढ़ा देगा। पीएच यदि बढ़ाएगा तो जो एसिड हाइड्रोलिस का इंटेंसिटी है तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जब पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक का वैल्यू घटेगा, तो वो घटा देता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। अब मैं आप इसको कुछ फंक्शन बता देता हूं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है लाइसोसोम के, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। What are the important function of lysosome? So lysosome performs the very important function in intracellular digestion. Intracellular digestion. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑटोफेजी, पहले हेटेरोफेजी एंड ऑटोफेजी। दोनों इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। जब बाहर से कोई फूड आता है और उसका जब डाइजेशन होता है, दिस इज सेड टू बी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे ये सॉलिड फूड आया और सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, ये सॉलिड फूड हो अब अंदर में ही लिया है, क्योंकि यह सेल का अपना है, इसलिए इस तरह के डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रासेलुलर। बाहर से मटेरियल आया जरूर है लेकिन डाइजेशन सेल के अंदर में हो रहा है, इसलिए दिस इज सेड टू बी द इंट्रासेलुलर। बिकॉज दिस फूड सब्सटेंस कम फ्रॉम आउटसाइड द सेल, सो दैट टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज कॉल्ड हेटेरोफेगी। बट हियर द फूड vacuoles are formed, the autophagic vacuoles are formed by the self
unwanted cell organelles or dead cell organelles. So this is said to be the autophagy और autophagic vacuoles. इसको autophagic vacuoles बोलते हैं, इसको heterophagic vacuoles भी कहा जाता है, लेकिन दोनों जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है कि कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो जब कार्टिलेज सेल का ऑसिफिकेशन होता है तो क्या होता है कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हटाने के लिए यह एंजाइम्स को रिलीज करता है। ये जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, तो प्राइमरी लाइसोसोम एंजाइम को सेल के बाहर रिलीज करता है और यही एंजाइम्स जा करके कार्टिलेज के मैट्रिक्स को रिमूव करता है और फिर यहाँ पर ऑसिफिकेशन के लिए है नहीं जो है ऑस्टियोब्लास्ट आकर के इसको फिलअप करता है। तो बिकॉज हियर डाइजेशन ऑफ द सीमेंट कार्टिलेजिनस मटेरियल और कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द एसिड हाइड्रोलाइजेज, सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो दूसरा इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। यह स्पर्म को ओवम में एंट्री करने का पाथवे बनाता है। कैसे? एक्चुअली एक्रोसोम जो है, जो स्पर्म हेड में होता है, एक्चुअली वो लाइसोसोम ही है। उससे जो लाइटिक एंजाइम्स निकलता है, दैट लाइटिक एंजाइम्स डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, वहीं से पेनिट्रेट करता है और यही एंजाइम पेनिट्रेशन पाथ बनाता है जिससे स्पर्म का हेड अंदर जाता है। तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, जिसको मैं कह रहा हूं कि इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ अनवांटेड डेड रिमेन्स, डेड सेल ऑर्गेनेल्स है ना, फ्रॉम द सेल से डेड ऑर्गेनेल्स को बाहर करता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशन आते हैं सेल के अंदर, मतलब स्टार्वेशन हो गया या ऐसा केमिकल का डिपोजिशन होता है जो कि उसको फ्रेजाइल बना देता है, वीक बना देता है, तो वैसे केस में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाता है। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब रैप्चर करता है तो ऑल द एंजाइम्स रिलीज एट ए टाइम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। इसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है और इट डाइजेस्ट द इंटायर सेल ऑर्गेनेल्स, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को ही डाइजेस्ट कर देता है एंड सेल विल डाई। एंड दिस इज द रीजन द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब यहां हम लोग देख रहे हैं तो ऑस्टियोजेनेसिस हो गया, पेनिट्रेशन और इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का भी इनिशिएशन लाइसोसोम ही कराता है। इस तरह और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया। तो आशा है आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आप अच्छा से पढ़िए। एक टीचर तो यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा करे और जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं और आप अच्छा से पढ़ें। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल।